हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज संडे और संडे को जो स्पेशल टॉपिक आपको कराए जाते हैं, तो आज उसकी फिर सीरीज़ और आज स्पेशल टॉपिक में आपके करंट अफेयर लेकर आए हैं, जिसमें जनवरी से लेकर अप्रैल तक के क्वेश्चन होंगे और उनको लगाया गया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज मिल सके। देखिए, करंट अफेयर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है परीक्षाओं की दृष्टि से, क्योंकि अब एग्जाम में करंट अफेयर का पोर्शन ज़्यादा और करंट अफेयर भी पेपर में वही आता है जो वर्तमान की घटनाओं से जुड़ा हो और उसी से रिलेटेड जीके तैयार किया जाता है। देखिए, सब कुछ करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बस इतना ध्यान रखेंगे कि वीडियो को अंत तक देखें और पूरा देखें। अगर वीडियो आपको सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको अगर वीडियो में लगता है कि ये डाटा उपयोगी है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। देखिए, वेलकम टू बीके स्टडीज। आप जानते हैं कि बीके स्टडीज़ के नाम से वेबसाइट bkstudy.com, मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल सब अवेलेबल हैं जिनका लिंक मैं वीडियो में नीचे दिया करता हूँ। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, वह देश जिसके द्वारा प्रथम सैन्य उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। तो याद रखेंगे, पर बिल्कुल रिसेंटली क्वेश्चन है, पंचायत दिवस वाले दिन ये घटना हुई थी। तो देखिए, वह देश जिसके द्वारा अपना प्रथम सैन्य उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। तो इसमें देखिए, आपको एक चीज याद रखनी है कि कौन सा देश है। तो याद रखेंगे, डेट याद रखेंगे, 24 अप्रैल 2020। 24 अप्रैल 2020 को ईरान रिवॉल्यूशनरी ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प, जिसे कहते हैं आईआरजीसी, द्वारा देश का प्रथम सैन्य उपग्रह, नाम भी याद रखेंगे। देखिए, एक कॉपी में अलग ये नाम भी लिख लेंगे। नाम है नूर। नूर सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। अब देखिए, दो चीजें याद रखने की है। एक तो कब लॉन्च किया, कौन सा, 24 अप्रैल 2020। कौन सा, तो नूर। अब याद रखेंगे, इस उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लंबी दूरी की बैलिस्टिक तकनीक का उपयोग परमाणु हथियारों के प्रक्षेपण के लिए किया जा सकता है। यह उपग्रह पृथ्वी सतह से 425 किलोमीटर, एक डाटा और याद रखेंगे, कितने किलोमीटर, 425 किलोमीटर ऊपर से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे क्या है। अगर आगे की तरफ देखें तो अगला क्वेश्चन है, प्रथम अरब देश जिसके द्वारा मारीजुआना यानी भांग की खेती को वैधता प्रदान की गई है। तो याद रखें, तो इसकी भी डेट याद रखेंगे। सबसे पहले तो ये डेट याद रखेंगे कि 23 अप्रैल, कौन सी अप्रैल, 23 अप्रैल 2020। 23 अप्रैल 2020 को लेबनान, कौन सा शहर, लेबनान, भांग की खेती को वैध बनाने वाला पहला अरब देश बन गया है। याद रखेंगे, भांग की खेती को वैध बनाने वाला पहला अरब देश लेबनान। तो याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार लेबनान, मोरक्को और अफगानिस्तान के बाद दुनिया में कैनविस रोल यानी मारोजुना का तीसरा बड़ा आपूर्तिकर्ता है। याद रखेंगे, इसका एक नाम और है, इसका नाम है कैनविस रोल। मारिजुआना का नाम क्या है, कैनविस रोल। तो ये भी याद रखेंगे। बस इन चीजों पर ध्यान रखेंगे कि इसका क्या नाम है और कब। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, वह पूर्वोत्तर राज्य जहां वायरस जहां वाइपर परिवार की नई प्रजाति सालाजार स्लिथेरिन को खोजा गया। वह पूर्वोत्तर राज्य जहां वाइपर परिवार की नई प्रजाति सालाजार स्लिथेरिन को खोजा गया। तो हम जानते हैं अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम। तो हम बात करें, पहले सबसे पहले इसकी डेट को याद रखेंगे। तो डेट है इसकी 22 अप्रैल 2020। क्या डेट है, 22 अप्रैल 2020। अरुणाचल के पैक्के टाइगर रिजर्व, जिसको कहते हैं पैक्के टाइगर
रिजर्व, ये याद रखेंगे डेट चीजें। पैकेट टाइगर रिजर्व कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। तो पैकेट टाइगर रिजर्व कहाँ का? अरुणाचल का। इसका नाम, एक वाइपर परिवार की नई प्रजाति खोजी है। इसका नाम एक काल्पनिक चरित्र सालाजार स्लिथेरिन के नाम पर रखा गया है। यह वाइपर की दूसरी प्रजाति है जिसे अरुणाचल में खोला। ध्यान रखें कि पक्के टाइगर रिजर्व, जो पक्के टाइगर रिजर्व हैं उनमें, जिसे पकहुई टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है, पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल के पक्के केसांग जिले के एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है। तो याद रखेंगे ये पक्के जो टाइगर रिजर्व है, एक टाइगर रिजर्व है, इसमें कौन सी प्रजाति खोजी गई है? एक वाइपर की। ठीक है, याद रखेंगे। अगला, अगरकर अनुसंधान एवं द्वारा नव विकसित बैक्टीरिया पहचान सेंसर का नाम क्या है? देखिए यहां पर जो अगरकर संस्थान पुणे का है, कहाँ का? ये भी याद रखेंगे कहाँ का है ये संस्थान, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो कहाँ बताया था? ये पुणे। अब पुणे के अगरकर संस्थान ने बैक्टीरिया की पहचान करने हेतु एक संवेदनशील और किफायती सेंसर विकास करने में सफलता प्राप्त की है, और उसको जो इन्होंने नाम दिया है वग स्निफर। यानी स्निफ का मतलब होता है सूंघना, तो किसी भी चीज को स्मेल कर लेना, यानी झट से पहचान लेना, तो वो उसका नाम क्या दिया? स्निफर। तो इसका नाम है वग स्फिनर। इस पोर्टेबल उपकरण के माध्यम से एक मिमी के नमूने में मात्र 10 बैक्टीरिया कोशिकाओं के होने पर भी 30 मिनट में पहचान की जा सकती है। याद रखेंगे, 1 mm की कोशिका में अगर 10 बैक्टीरिया हैं तो उसकी खोज भी कितने में? 30 मिनट में की जा सकती है। ये चीजें याद रखेंगे। अगला, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित ऑपरेशन ग्रीन्स में किस खास खाद्य फसल को शामिल किया गया है? तो याद रखेंगे, ऑपरेशन ग्रीन में किस खाद्य फसल को शामिल किया गया है? ऑप्शन है आपके टमाटर, प्याज, आलू और उपरोक्त सभी। तो हम यहां पर देखते हैं किस फसल को शामिल किया गया है। तो हम देखेंगे, उद्योग मंत्रालय ने देश में बिना उतार चढ़ाव के टमाटर, प्याज और आलू की आपूर्ति, टमाटर, प्याज और आलू की आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 2018-19 के बजट में 500 करोड़ रुपए की लागत, क्या चीजें याद रखनी है? 500 करोड़ रुपए की लागत से, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन इंडिया लिमिटेड के संघ NAFD, NAFED, ये उसका संघ है, इसकी सहायता से क्या करा है? तो किस कौन सी फसलों को? टमाटर को, प्याज को, आलू को, इसका मतलब है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश के विभिन्न स्थलों के संबंध में जारी वेबिनार श्रृंखला का नाम क्या है? तो देखेंगे कौन सी डेट को आई थी ये। तो पहले तो डेट पर कर लेते हैं। डेट है 14 अप्रैल 2020। याद रखेंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म भी इसी दिन है। तो इसकी थीम क्या है? देखो अपना देश, भारत की स्वतंत्रता, देखो अपना भारत और देश की सुंदरता। तो देखेंगे 14 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्रालयों ने जो वेब सीरीज यानी वेबिनार श्रृंखला जारी की थी उसका नाम था देखो अपना देश। क्या कर रहा थी? देखो अपना देश। याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट, आपदाएं और आपदाओं के कार्य निम्नलिखित में से किसका विषय है? आपदाओं का विषय निम्न में से किसके विषय है? तो देखिए, इस समय आपदा चल रही है कोविड-19, और कोविड-19 को अंतर्राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है। तो इस बारे में, लेकिन अब ये आता है आपदा प्रबंधन किसका विषय है? तो याद रखेंगे, राज्य की कानून व्यवस्था और जनता के अधिकारों की सुरक्षा राज्य का विषय होती है। जब मैं पॉलिटी पढ़ा रहा था तो मैंने ये बात बताई थी। क्या बताई थी? राज्य की कानून व्यवस्था और जनता के अधिकारों की सुरक्षा जो है वो राज्य का विषय है, और ये राज्य सरकार के पास होता है। इसी के तहत राज्य सरकारों ने अपना अलग लॉकडाउन पीरियड निर्धारित किया है, यानी अपना अलग अलग पीरियड निर्धारित किया है। कोविड-19
आप जानते हैं महामारी घोषित किया गया है। इस सूचना के कारण आपदा के कार्य केंद्र सरकार के विषय के अंतर्गत आते हैं, अतः लॉकडाउन केंद्र विषय के अंदर आता है। तो याद रखेंगे आपदाएं और आपदा, तो जो लॉकडाउन है वो अलग है, तो इसमें क्या आएगा, दोनों, इसमें क्या आएगा, दोनों। लेकिन अब कैसे, आपदा जो आ रही है वो किसके अंतर्गत आ रही है, राज्यों की, राज्यों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर हम बात करें लॉकडाउन, लॉकडाउन किसके अंदर आता है, केंद्र के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, स्कूली विद्यार्थियों हेतु कोलैब कैड नामक सॉफ्टवेयर विकसित किया है। तो याद रखना, इसकी डेट याद रखेंगे, डेट है 13 अप्रैल 2020। कौन सी डेट है, 13 अप्रैल 2020। तो 13 अप्रैल 2020 को नीति आयोग यानी अटल इनोवेशन मिशन AIM और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने मिलकर कोलैब कैड की शुरुआत की। यह एक सॉफ्टवेयर है, यह उनकी रचनात्मकता और विचारों को भौतिक बनाने में मदद करता है। हमें ध्यान रखना है क्या, इस पहल का उद्देश्य 3D डिजाइन बनाने और संशोधित करने के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स के छात्रों को मंच प्रदान किया है। यानी जो सड़क पर अब 3D इमेज उकेरने का काम ही है। तो ये क्या है, कोलैब कैड। अगला क्वेश्चन, वह केंद्रीय मंत्रालय जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को स्थापित किया गया है। तो आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में भी इस पर चर्चा करी थी, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, जिसको हम नाम देते हैं MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने MCA 21 भारत सरकार के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान NEGP के 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट MMP में से एक है। ये पहला मिशन प्रोजेक्ट है जिसे NEGP के तहत लॉन्च किया है। तो याद रखेंगे, NEGP के तहत लॉन्च होने वाला पहला मिशन 21वीं सदी में स्टेक होल्डरों की जरूरत को पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट मंत्रालयों के पास ई गवर्नेंस पहल है। तो किसके पास है, कॉर्पोरेट मंत्रालयों के पास। बढ़ते हैं अगले, नेशनल एक्यूफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम NAQUIM का संचालन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो अगर हम इसकी बात करें, नेशनल एक्यूफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम भूजल प्रबंधन की योजनाओं को विकसित करने के लिए संचालित परियोजना है। इस परियोजना को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, तो किसके द्वारा, ये देखिए पिछले बार भी मैंने ये क्वेश्चन कराया था, किसके द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत भूमिगत जल के कृत्रिम पुनर्भरण का यानी पहल का, यानी कि उसे वाटर रिचार्ज का संचालन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा मंदिर व्यवस्थापक को FSSAI से भोग प्रमाण पत्र करने के आदेश जारी किए गए हैं। तो देखिए, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, भोग प्रमाण पत्र। तो आप जानते हैं कि तमिलनाडु खाद्य सुरक्षा, तो कौन सा, तमिलनाडु खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने हाल ही में मंदिर व्यवस्थापकों से FSSAI भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से भोग प्रमाण पत्र करने के लिए कहा है। इस व्यवस्था में 18 में FSSAI द्वारा शुरू किया गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य मंदिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखना है। नेक्स्ट, 12वीं यानी क्वेश्चन नंबर 12, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नए सेना मुख्यालय का नामांतरण किया गया है। तो नामांतरण क्या किया गया है, तो याद रखें, हाल ही में केंद्रीय मंत्री यानी केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा नई दिल्ली में छावनी में नए सेना मुख्यालय की आधारशिला रखी है। इस इमारत का नाम थल सेना भवन
क्या रखा गया है? थल सेना भवन। बस इसमें याद करने वाली बात है कि ये 39 एकड़ में फैला है। क्षेत्र क्या है? 39 एकड़। और इसे लॉन्च किसने किया? तो राजनाथ सिंह। तो याद रखेंगे इसके, राजनाथ सिंह। और इसके लिए फैला एक नौसेना और वायुसेना को एकीकृत करने वाले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, मैंने बताया जिसमें सारी सेनाएं एक पद सृजित किया गया था। चौथा, तो चीफ ऑफ डिफेंस के अंतर्गत रखा जाएगा। नेक्स्ट, अब आता है पंजाब सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी परियोजना बुढ़ा नाला नवीनीकरण का संबंध किस शहर से है? तो आप देखेंगे बुढ़ा नाला, तो हम जानते हैं कि हाल ही में पंजाब सरकार ने बुढ़ा नाला के नवीनीकरण हेतु कितने रुपए जारी किए? 650 करोड़। कितने रुपए जारी किए? 650 करोड़ रुपए जारी किए, जिसके तहत 27.5 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले अतिरिक्त सीवरेज निस्तारण संयंत्र की स्थापना की जाएगी, क्योंकि इसके कारण सतलुज नदी में काफ़ी प्रदूषण होता है। तो इसका बंदोबस्त किया गया है। तो ये कौन सी सरकार? तो ये है लुधियाना सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के तहत इनर लाइन परमिट आईएलपी में संशोधन किया गया है। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। तो देखेंगे बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के तहत इनर लाइन परमिट यानी आईएलपी में, तो आप देखेंगे आईएलपी एक यात्रा दस्तावेज है। इसके द्वारा जो भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिक क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र में सीमित समय के लिए यांत्रिक यानी कि आंतरिक यात्रा की मंजूरी देता है। इस दस्तावेज को बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873, बस ये याद रखना है, 1873 एक्ट के तहत जारी किया गया। और हाल ही में मेघालय मंत्रिमंडल, कौन सा मंत्रिमंडल? मेघालय मंत्रिमंडल द्वारा जारी किया गया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, स्वदेश दर्शन योजना के तहत सम्मिलित पेरेन कोहिमा बोखा परियोजना का संबंध किस पूर्वोत्तर राज्य से है? तो किस पूर्वोत्तर राज्य से है ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा नागालैंड की, कहाँ की? तो याद रखेंगे कहाँ की है ये? नागालैंड की। कौन सी? पेरेन कोहिमा बोखा परियोजना को स्वदेश दर्शन के लिए 97.36 करोड़ रुपए की अनुदान राशि से जनजातीय पर्यटक गांव, इको लॉग हट्स, ओपन एयर थिएटर, जनजातीय कायाकल्प केंद्र, कैफेटेरिया, हेलीपैड, पर्यटक व्याख्या केंद्र, सार्वजनिक सुविधा, बहुउद्देशीय हॉल, प्रकृति ट्रेल्स, ट्रैकिंग रूट इत्यादि सुविधा प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन, तो देखें अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय रेलवे द्वारा संचालित तीसरी कॉरपोरेट ट्रेन सेवा है। भारतीय रेलवे द्वारा तीसरी कॉरपोरेट ट्रेन सेवा है तो कौन सी है ये बताएंगे। तो देखिए, हाल ही में भारतीय जो रेल है तो काशी महाकाल एक्सप्रेस को तीसरी कॉरपोरेट ट्रेन का, तो हम जानते हैं इस पर पीछे विवाद भी रहा था। तो काशी महाकाल एक्सप्रेस, क्योंकि इसमें एक सीट, एक बर्थ रिजर्व कर दी गई थी भगवान शिव के लिए, तो उस पर काफ़ी विवाद हुआ था, कई लोगों की आपत्तियां भी आई थी। तो काशी महाकाल एक्सप्रेस याद रखेंगे कि ये जो इससे पूर्व दिल्ली, लखनऊ और मुंबई अहमदाबाद रूट के बीच दो तेजस एक्सप्रेस ट्रेनों को ये दर्जा प्राप्त था, लेकिन अब तीसरी जो कॉर्पोरेट ट्रेन है वो कौन सी है? महाकाल एक्सप्रेस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बक्सा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे बक्सा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो बक्सा राष्ट्रीय पार्क एक आरक्षित वन क्षेत्र है जो पश्चिम बंगाल के, कहां पर? पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्र में बक्सा की पहाड़ियों में स्थित है। ये राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में स्थित है। कहां पर? अलीपुरद्वार, ये याद रखेंगे, अलीपुरद्वार।
जिले में स्थित है। इसके उत्तरी सीमा भूटान, किससे सीमा मिलती है? भूटान से, ये भी याद रखेंगे। और भारतीय वैज्ञानिकों ने पश्चिम बंगाल के जल्दापारा और बक्सा नेशनल पार्क में डिप्रेट्स कलामी नामक एक नए, तो ये याद रखना है कौन सा? डिप्रेट्स, डिप्रेट्स कलामी, डिप्रेट्स कलामी नामक एक नए पौधे की प्रजाति की खोज की है। यह एक छोटी झाड़ी है जो 1 मीटर की लंबाई तक बढ़ती है, जिसका नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के नाम पर रखा है। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, विश्व मौसम संगठन द्वारा पहली बार अंटार्कटिका में सबसे गर्म तापमान दर्ज किया गया है। तो कब दर्ज किया गया था सबसे पहली बार गर्म तापमान? देखिए, क्योंकि अब तापमान में सुधार हुआ है तो यहां से क्वेश्चन आएगा। तो याद रखेंगे, सबसे जो गर्म तापमान, उच्चतम तापमान 1982 में। तो इस बात को याद रखेंगे कि उच्चतम तापमान जो था 1982 में आया था। उसके बाद याद रखेंगे 20.75, कब था वो? कितना था? 20.75। अब याद रखें, संयुक्त राष्ट्र संघ के वैज्ञानिकों के अनुसार अंटार्कटिक क्षेत्र में दुनिया के ताजे पानी का 70% से अधिक भंडार है। अगर ये पिघलता है तो समुद्र का स्तर 50 से 60 मीटर तक बढ़ जाएगा। अब देखिए, बर्फ पिघलेगी, स्तर बढ़ जाएगा, तो बहुत सारे द्वीप जो हैं वो डूब भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के तहत प्रत्येक, अगर भारत की सरकार के तहत देखेंगे, प्रत्येक सरकारी की स्कूल में किस नई स्वास्थ्य संबंधी पहल को प्रारंभ किया गया है? तो याद रखेंगे, जो योजना शुरू की गई है उसका नाम है हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर। याद रखेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत के तहत, आयुष्मान भारत के तहत सरकारी स्कूलों में 2 अध्यापकों को हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर के रूप में चुना जाएगा। इस पहल का प्रमुख उद्देश्य स्कूल जाने वाले छात्र और छात्राओं के विकास और शिक्षण उपलब्धियों को प्रोत्साहन प्रदान करना है। तो इस चीज का याद रखेंगे। तो क्या है? हेल्थ एवं वेलनेस एम्बेसडर। अगला बढ़ते हैं, केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में चार्जिंग स्टेशन के बीच न्यूनतम दूरी, तो बताया था मैंने, पिछली बार भी इस पर चर्चा हुई थी। केंद्र सरकार द्वारा चार्जिंग बुनियादी ढांचे को उन्नत बनाने के लिए सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन की जो दूरी बताई गई है वो 25 किलोमीटर की दूरी राज्य मार्गों के दोनों ओर लगाए जाने आवश्यक हैं, जबकि भारी भरकम इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए 100 किलोमीटर की दूरी पर, यानी, तो याद रखेंगे केंद्र सरकार ने, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? 25 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका के माउंट एकांगुआ, याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका के माउंट एकांगुआ में सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनी। तो कौन बनी है, इस बारे में देखेंगे। तो याद रखेंगे 9 फरवरी 2020, डेट याद रखेंगे 9 फरवरी 2020। तो ये है आपकी कामा कार्तिकेयन। कामा कार्तिकेयन कौन है? कामा कार्तिकेयन सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की, खास बात क्या है? कम उम्र की पर्वतारोही बन गई हैं। नेवी चिल्ड्रन स्कूल में पढ़ने वाली ये कक्षा 7 की छात्रा है और मात्र 13 साल की उम्र में इसने ये कीर्तिमान स्थापित किया है। ठीक है, 13 साल की उम्र में मालावत पूर्णा ने माउंट एवरेस्ट चढ़ा था और इन्होंने भी इससे कम उम्र में ये करके दिखाया। तो याद रखेंगे कौन है? कामा कार्तिकेयन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वह आर्टिलरी गन जिसे हाल ही में भारतीय सेना में कमीशन किया गया है। तो याद रखेंगे, भारतीय सेना ने कौन सी गन को कमीशन किया है? तो याद रखेंगे 8 फरवरी 2020, 8 फरवरी 2020 को कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा सरंग आर्टिलरी गन, सरंग आर्टिलरी गन, तो केवल ये लगाएंगे आर्टिलरी गन, इसके आगे एक नाम और लिख लेंगे, ये एरर है, सरंग आर्टिलरी गन
को कमीशन किया गया। इस आर्टिलरी गन की मारक क्षमता 39 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 39 किलोमीटर है। ध्यान देना होगा कि कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का संचालन आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1775 में फोर्ट विलियम कोलकाता में की गई थी। नेक्स्ट, जब मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई तो उसमें फोर्ट विलियम के बारे में बताया था। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा जीनोम अनुक्रमण अध्ययन हेतु संचालित परियोजना का नाम है। तो इस परियोजना का नाम क्या है? आप देखेंगे, इस परियोजना का नाम है इंडिजेन जीनोम। इंडिजेन जीनोम कौन सी परियोजना है? इंडिजेन जीनोम। तो याद रखेंगे, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा इंडिजेन जीनोम परियोजना के तहत 1000 से अधिक लोगों के जीनोम अनुक्रमण, जीनोम सीक्वेंसिंग का अध्ययन किया। इस परियोजना के माध्यम से जीनोम डाटा से उपचार व रोकथाम के लिए सटीक दवाएं विकसित करने की क्षमता बढ़ेगी, जिसके द्वारा कैंसर और अन्य दुर्लभ अनुवांशिक रोगों का निदान किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह देश जहां हाल ही में 80 ट्रिलियन क्यूबिक फीट उथले प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज की गई है। तो हम याद रखेंगे 2 फरवरी, कौन सी डेट? 2 फरवरी, जैव विविधता दिवस। 2 फरवरी 2020 को संयुक्त अरब अमीरात ने लगभग 80 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के उथले प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है। याद रखेंगे, तो कहां कहां पर की है ये? संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट, वह राज्य जहां राखीगढ़ी नामक हड़प्पा स्थल पर एक राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। याद रखेंगे, वह स्थान या वह राज्य जहां पर राखीगढ़ी नामक हड़प्पा स्थल पर एक राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। तो वो कौन सा है? तो वो है, आप जानते हैं राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? तो राखीगढ़ी पड़ता है आपका हरियाणा। तो याद रखेंगे, केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा राज्य के राखीगढ़ी नामक स्थल पर एक राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, तो जिसकी खोज 1969 में, ये भी याद रखना है, इसकी खोज 1969 में किसकी द्वारा की गई थी? सूरज भान। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी, सूरज भान द्वारा की गई थी। और कहाँ पर? हिसार जिले में। ठीक, अब आते हैं आज के सवाल। आपने पढ़ा, अब इन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। देखिए, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीतने वाली, याद रखेंगे, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीतने वाली विश्व की प्रथम खिलाड़ी हैं रानी रामपाल, ममता खरब, मधु यादव, ओमेना कुमारी। तो इनमें से आपको आंसर देना है, और आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। दोबारा क्वेश्चन देख लीजिए, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीतने वाली प्रथम हॉकी खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध के संबंध में मणिपुर में किस दिवस का आयोजन किया गया? फिर सुन लें, 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध के संबंध में मणिपुर में किस दिवस का आयोजन किया जाता है? खोमजोम दिवस, चंदेल दिवस, सेनापति दिवस, तामेंगलोंग दिवस। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने। वीडियो कैसा लगा ये राय भी अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, लगातार करंट अफेयर और जीएस के साथ। आप ऐसे ही साथ देते रहे तो ये कारवा ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। वीडियो को देखने के लिए और पसंद करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।